Hey dear students, welcome back to lecture 2 of our chapter 2 that is functions of management part 4. प्रीवियस लेक्चर में हमने डायरेक्टिंग और मोटिवेशन उसके इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा है. आज हम पढ़ने वाले एक नया कंसेप्ट जो कि बात करता है अपने इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यानी कि अनदर एस्पेक्ट ऑफ डायरेक्शन विच इज़ नथिंग बट लीडरशिप. तो क्या है ये कंसेप्ट ऑफ लीडरशिप, आइए इसको डिटेल में समझते हैं. व्हाट इज़ लीडरशिप? लीडरशिप जो कि जॉर्ज टेरी ने डिफाइन किया है इज द एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स. यानी कि एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा एक्ट है जहाँ पर हम लोगों को विलिंगली इन्फ्लुएंस करते हैं कि ग्रुप ऑब्जेक्टिव को अचीव करें. अल्फ्रेड और बेटी का कहना है लीडरशिप इज द एबिलिटी टू सिक्योर डिजायर्ड एक्शंस फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स वॉलंटरीली विदाउट द यूज ऑफ कोर्शन. जहाँ पर हम लोगों को फोर्स नहीं कर रहे हैं काम करने के लिए, लेकिन उनके डिसीजंस को उनको मेंटली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं कि वो जो काम दिया गया है उसे विलिंगली वॉलंटरीली क्या करे, कंप्लीट करे. तो ये है हमारा डेफिनेशन लीडरशिप का. नाउ स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप. इन द वर्ड्स ऑफ एडविन फ्लिपो, उनका कहना है लीडरशिप स्टाइल इज अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर डिजाइंड टू इंटीग्रेट ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल इंटरेस्ट इन परसूट ऑफ सम ऑब्जेक्टिव. तो यहाँ पर एक लीडर जो होता है वो कई सारे स्टाइल्स होते हैं लीडरशिप के. एक बिहेवियर है जिसको अपनाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में जो काम दिया गया है उसको वो अपने एम्प्लॉयज से, अपने सबॉर्डिनेट से क्या करवा सके, कंप्लीट करवा सके. तो इसे कहते हैं लीडरशिप स्टाइल. अब लीडरशिप स्टाइल में समवेयर अराउंड 9 to 10 लीडरशिप स्टाइल है. तो एक एक स्टाइल को हम डिटेल में समझेंगे बच्चों, और उसके साथ मैं आपके लिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल्स भी रखा है कि कौन सा लीडर कौन से लीडरशिप स्टाइल को सूट करता है. तो शुरुआत करते हैं हम अपने सबसे पहले स्टाइल से जिसका नाम है ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप. ऑटोक्रेटिक स्टाइल में हमेशा याद रखना, आप हिटलर को याद कर सकते हो. ऑटोक्रेटिक था, सारे डिसीजन मेकिंग उसके खुद के होते थे, कभी किसी को इन्वॉल्व नहीं करता था और सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग किया करता था. जब हम बात करेंगे ऑटोक्रेटिक स्टाइल की, एन ऑटोक्रेट इज द वन हु टेक्स ऑल डिसीजंस बाय हिमसेल्फ एंड एक्सपेक्ट्स टू बी ओबेड बाय हिज सबऑर्डिनेट्स. सारे डिसीजन खुद से लेता है और यही कहता है अपने सबऑर्डिनेट्स को तुमको ये बात माननी ही है, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मानोगे या नहीं मानोगे, तुम्हें ये बातें माननी है, ये इंस्ट्रक्शंस को, ये ऑर्डर्स को फॉलो करनी ही है. द सबऑर्डिनेट्स हैव नो स्कोप टू क्वेश्चन द सुपीरियर. और सबऑर्डिनेट्स के पास कोई चॉइस भी नहीं है कि वो सवाल कर सके ऐसा क्यों, ये भी पूछने का हक सबऑर्डिनेट्स को नहीं था. अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो ऑटोक्रेटिक स्टाइल में है. सुपीरियर सारे डिसीजन लेता है, अपने सबऑर्डिनेट के साथ किसी भी तरीके से डिसीजन मेकिंग को कंसल्ट नहीं करता है. सुपीरियर रिस्पॉन्सिबल है सारे डिसीजन का, और रिलेशन जो है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में काफ़ी ज़्यादा फॉर्मल होते हैं. अब हम देखेंगे एक एग्जाम्पल. हेनरी फोर्ड जो कि फोर्ड मोटर कंपनी के ओनर हैं, उनकी लीडरशिप वॉज हाईली ऑटोक्रेटिक इन द अर्ली 20th सेंचुरी. 20th सेंचुरी में इनकी जो लीडरशिप स्टाइल थी, लीडरशिप पैटर्न था, वो बड़ा ही ऑटोक्रेटिक था. प्रोडक्शन प्रोसेस को पूरी तरीके से इन्होंने कंट्रोल किया था स्ट्रिक्टली. असेंबली लाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड मिनिमाइज्ड एम्प्लॉय डिस्क्रिशन. एम्प्लॉय डिस्क्रिशन यानी एम्प्लॉय के हाथ में किसी तरीके का पावर नहीं दिया था, तुम्हें जो काम दिया गया है वो तुम्हें करना ही है. टू एंश्योर एफिशिएंसी एंड यूनिफॉर्मिटी इन द प्रोडक्शन ऑफ फोर्ड कार्स. फोर्ड कार्स के प्रोडक्शन के लिए किसी भी तरीके का डिस्क्रिशन, किसी भी तरीके का फ्रीडम या पावर एम्प्लॉय के हाथ में नहीं था. सारी के सारे डिसीजन मेकिंग जो होती थी वो ये जो है हेनरी फोर्ड यही लिया करते थे. तो इनकी जो ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप थी वो उन्होंने क्या की है, यहाँ पर अप्लाई की है. तो ये सबसे पहला टाइप था. सेकेंड टाइप आता है हमारा ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल. अब ये जो लीडरशिप स्टाइल है सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में फॉलो की जाती है. अब आपको जब भी रूल्स एंड रेगुलेशन वर्ड देखोगे ना तो याद रखना रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने वाले ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडर्स ही होते हैं. तो दे ऑफन फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन इन टोटलिटी. दे डू नॉट यूज द डिस्क्रिशन इवन टू डू अवे विथ मियर फॉर्मेलिटीज. अपने खुद से कोई डिसीजन नहीं लेंगे, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया गया है उसी को तुमको फॉलो करना है. जैसे हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में देख लो, एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया है गवर्नमेंट ने, उसको सारे के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को फॉलो करना ही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर पोजीशन. जो बना दिया गया है, जो फ्रेम किया गया है, आपको वही फॉलो करने हैं. अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो ध्यान में रखने हैं. ब्यूरोक्रेट टेक्स द डिसीजन बाय स्ट्रिक्टली फॉलोइंग फॉर्मेलिटीज, रूल्स एंड रेगुलेशन, जो हमने ऑलरेडी किया है. सबऑर्डिनेट्स आर ऑफन नॉट कंसल्टेड. सबऑर्डिनेट्स को पूछा जाए ये जरूरी नहीं है. ब्यूरोक्रेट में अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं. सुपीरियर सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप यहाँ पर फॉर्मल है. दिस स्टाइल रिजल्ट्स इन डिले
एंड रेड टेपिज्म एंड अनवांटेड पेपर वर्क, अननेसेसरी पेपर वर्क नहीं होता है, काम में डिले नहीं होता है। रेड टेपिज्म जैसे करप्शन को हम क्या करते हैं यहाँ पर कोशिश करते हैं कि वो बिल्कुल भी इन्वॉल्व ना हो। अब ये जो है सबसे ज़्यादा बेस्ट एग्जांपल, जैसे मैंने कहा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होता है, हम यहाँ पर लेंगे मिलिट्री या सिविल सर्विसेज जो होती है, जहाँ पर रूल्स एंड प्रोसीजर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अकाउंटेबिलिटी और ऑर्डर्स के लिए। यानी कि आपने IAS IPS ऑफिसर्स जो देखे होंगे, क्या ये अपने हिसाब से चलते हैं? नहीं चलते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनाए हैं, चाहे आपके सामने जो भी इंसान हो, कितना ही सही और गलत क्यों ना हो, जो फॉर्मेलिटीज़ है, जो प्रोसीजर्स है, वो आपको फॉलो करने ही हैं। आप अपनी इंसानियत के नाते किसी की हेल्प यहाँ पर नहीं करोगे, यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से ही चलोगे। अगर सामने वाले के ऊपर इल्ज़ाम लगा है वो मुजरिम है, तो वो आपको मान कर चलना है कि वो मुजरिम है, भले साबित हो या ना हो, आप उसके फेवर में कुछ भी बात नहीं करेंगे। तो इतने स्ट्रिक्टली ये ब्यूरोक्रेटिक जो है या ब्यूरोक्रेसी जो है वो फॉलो की जाती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। तीसरा जो स्टाइल ऑफ लीडरशिप है वो है कंसल्टेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप। लीडर यहाँ अपने सबॉर्डिनेट के साथ में डिसीजन लेने के पहले कंसल्ट करता है। लीडर को ऐसा लगता है कि इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू कंसल्ट द सबॉर्डिनेट्स। उसे लगता है लोग यार मेरे साथ काम कर रहे हैं तो उनसे भी तो कंसल्टेशन करना चाहिए, उन्हें भी तो पूछना चाहिए। अब ये जो स्टाइल होता है लीडर का, ये बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड होता है और सजेशंस को वेलकम करता है अपने सबॉर्डिनेट से, लेकिन डिसीजन खुद लेता है। डिसीजन खुद लेता है, आप अपने सजेशंस दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है उसे सजेशन को इम्प्लीमेंट किया जाए, लेकिन आपको सजेशन देने के लिए हमेशा ओपन डोर पॉलिसी वेलकम जो है आपको किया जाता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो नोट करने हैं, सुपीरियर सबॉर्डिनेट से कंसल्ट करता है डिसीजन लेने के पहले। सबॉर्डिनेट्स अपने सजेशंस या कमेंट्स जो है वो सुपीरियर को दे सकते हैं। सुपीरियर चाहे तो एक्सेप्ट करे, चाहे तो रिजेक्ट करे। सुपीरियर खुद डिसीजन लेता है, सुपीरियर ही रिस्पॉन्सिबल है डिसीजन मेकिंग के लिए। और यहाँ पर दोनों के रिलेशंस जो होते हैं वो थोड़े इनफॉर्मल होते हैं, क्योंकि सजेशंस मांगे जा रहे हैं अपने सबॉर्डिनेट से, तो यहाँ रिलेशंस इनफॉर्मल होंगे। अब इसका एग्जाम्पल है हमारे माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला। कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन आया माइक्रोसॉफ्ट में कब? जब उन्होंने शिफ्टेड फ्रॉम अ हायरार्किकल कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर टू अ कोलैबोरेटिव ओपन डायलॉग कल्चर। इन्होंने एक ओपन डायलॉग कल्चर जो है उसको लेकर आए जब इन्होंने टेक ओवर किया 2008 में एज अ CEO। तो वहाँ पर इन्होंने एम्प्लॉयज़ को क्या किया? इनकरेज किया कि आप लोग अपना इनपुट जो है वो हमको दे सकते हैं। कंसल्टेटिव लीडरशिप स्टाइल है जहाँ पर ये फीडबैक जो है वो वैल्यू करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के फीडबैक को, और एक्टिवली टीम के ओपिनियंस मांगते हैं कोई भी डिसीजन लेने के पहले। अपने एम्प्लॉयज़ के साथ एक रेगुलर कम्युनिकेशन करते हैं, ये मेक श्योर करते हैं जो भी डिसीजन लेने वाले हैं वो डिसीजन लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ उनको अलाइन करना है। एम्प्लॉयज़ को कंसल्ट करते हैं की फोकस एरियाज़ के ऊपर डिसीजन लेने के पहले। माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये यही स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग का ही नतीजा है। एनकरेज्ड एम्प्लॉयज़ टू कंट्रीब्यूट आइडियाज़ एंड इंसाइट, तो एम्प्लॉय को यहाँ पर अलाउ करते हैं अपने आइडियाज़, अपने ओपिनियंस वो शेयर कर सकते हैं। लीडरशिप में इनकी एम्पैथी है, एम्पैथी यानी अपने आप को दूसरों की जगह पर रखकर सोचना। एम्प्लॉय को ध्यान से सुनते हैं, उनके कंसर्न्स और उनके नीड्स को एड्रेस करते हैं। फोस्टर्स अ सपोर्टिव एंड इंक्लूसिव वर्क प्लेस कल्चर, जहाँ पर एक बहुत ही सपोर्टिव और इंक्लूसिव हर एक एम्प्लॉय चाहे लोअर लेवल पर ही क्यों ना हो उसका भी सजेशन जो है वो लिया जाएगा। डिसीजन मेकिंग भले इनके हाथ में खुद के हाथ में होगी, लेकिन इन्वॉल्व ये सबको करते हैं। तो ही इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस स्टाइल, दैट इज कंसल्टेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप। नेक्स्ट आता है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल, जहाँ पर लीडर ना कि सिर्फ कंसल्ट करते हैं सबॉर्डिनेट को, लेकिन डिसीजन मेकिंग में भी उनको अपना एक हिस्सा बनाते हैं। कंसल्टेटिव में क्या होता था, हम उनसे सजेशंस एडवाइस ले रहे हैं, चाहे तो एक्सेप्ट करे चाहे तो रिजेक्ट करे। डिसीजन मेकिंग होल एंड सोल किसका होता था? जो लीडर है उसका। पार्टिसिपेटिव स्टाइल अपोजिट होता है। पार्टिसिपेटिव में आप डिसीजन मेकिंग में भी अपने एम्प्लॉयज़ को क्या कर रहे हैं? इन्वॉल्व करते हैं। सुपीरियर कंसल्ट करता है सबॉर्डिनेट को डिसीजन लेने के पहले। लीडर अलॉन्ग विद ग्रुप टेक एक्टिव पार्ट इन डिसीजन मेकिंग, खुद भी इन्वॉल्व होता है, लोगों को भी इन्वॉल्व करता है डिसीजन मेकिंग में। लीडर और ग्रुप दोनों ही रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं डिसीजन लेने की, और यहाँ रिलेशंस जो है वो कम्प्लीटली इनफॉर्मल होते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज सुंदर पिचाई, ऑल्सो नोन फॉर हिज कोलैबोरेटिव अप्रोच टू लीडरशिप, जिन्होंने एम्प्लॉयज़ को एनकरेज किया कि वो अपने आइडियाज़ को शेयर करें हमारे साथ में, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें, जिससे कि दे कैन फोस्टर, दे कैन एनकरेज इनोवेशन एंड टीम वर्क एट गूगल। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप। नेक्स्ट आता है हमारा लेसिस फेयर स्टाइल, लीडर शेयर्स द प्रॉब्लम विद द ग्रुप।
ही एक्ट्स मोर एज अ चेयरपर्सन इन जनरेटिंग एंड इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव्स इन सर्च ऑफ ग्रुप्स कंसेंसस। अब यहाँ पर लीडर ने प्रॉब्लम शेयर कर दी है, अब चेयरपर्सन है, बैठेगा देखते रहेगा कि आपस में सारी टीम क्या डिसाइड करती है। सुपीरियर सबॉर्डिनेट को अलाउ करता है डिसीजन लेने के लिए। सुपीरियर एक गाइड का काम करता है टू अराइव एट अ डिसीजन। सुपीरियर सबॉर्डिनेट्स दोनों ही रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं और यहाँ दोनों के ही रिलेशंस इनफॉर्मल भी होते हैं। तो वॉरेन बुफे जो है वो अपने इस लेसेस फेयर स्टाइल के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि उन्होंने अपने मैनेजर के हाथ में पूरा फ्रीडम दे रखा है कंपनी को रन करने का, यानी खुद का इन्वॉल्वमेंट, भरोसा है अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर कि जो डिसीजन लेंगे वो सही लेंगे, उनके ऊपर भरोसा करते हैं इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए, और खुद सिर्फ और सिर्फ एज अ गाइड एक्ट करते हैं, यानी कि उनको गाइडेंस देने का काम करते हैं जहाँ भी उन्हें ज़रूरत पड़ेगी वहाँ, वरना पूरी कंपनी चलाने का काम उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने मैनेजर्स को दे रखा है। नेक्स्ट है पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। अब यहाँ पर एक फैमिली लाइक एटमॉस्फेयर होता है जहाँ पर जो लीडर होता है उसको फादर फिगर देखा जाता है सबसे ज़्यादा। ये जो स्टाइल है ये जापान में फॉलो होती है, ये पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप स्टाइल। रिस्पेक्टेड एंड ट्रस्टेड बाय एम्प्लॉयज़, यहाँ पर ये जो फादर फिगर है हमारा लीडर, उसकी सब रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, उन पर भरोसा करते हैं। लीडर अपने सबॉर्डिनेट से कंसल्ट करता है, लेकिन उसका खुद का जो फाइनल डिसीजन होता है वो खुद लेगा, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है डिसीजंस की, एम्प्लॉय वेलफेयर के बारे में सोचता है, पर्सनल मैटर्स में भी इन्वॉल्व होता है। जापान में बहुत ही कॉमन है ये पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। स्मॉल बिजनेसेस के लिए सूटेबल है विद अ क्लोज निट टीम, होमली एंड सपोर्टिव रिलेशनशिप्स। लीडर एडवाइजेस, गाइड्स एंड कंसोल्स एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज रिमेन लॉयल एंड कमिटेड ड्यू टू पर्सनल केयर एंड अटेंशन। एम्प्लॉय को यहाँ पर उनकी पर्सनल लाइफ में भी इन्वॉल्वमेंट लेता है लीडर, थोड़ा पर्सनल केयर और अटेंशन भी देता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ही ज़्यादा होम एनवायरनमेंट जो है वो फील करवाते हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल है सोइशिरो होंडा, जो कि होंडा मोटर कंपनी के फाउंडर हैं। इन्हें जापान में बेसिकली फादर फिगर माना जाता है। एम्प्लॉयज़ को ट्रीट करते हैं फैमिली जैसा और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट क्रिएट करते हैं। उनके लिए उनका मेंटर और गाइड बन के काम करते हैं, जहाँ पर पर्सनली उनके एम्प्लॉय वेलबींग में इन्वॉल्व होते हैं, यानी उनकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी है या नहीं, पर्सनल लाइफ में सब चिल रहा है, ठीक चिल है या नहीं है, वो सब भी एज अ गाइड उनकी हेल्प करते हैं। ओपन कम्युनिकेशन को एनकरेज करते हैं एंड क्रिएटिविटी वाइल मेंटेनिंग अथॉरिटी। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे कंधे पर हाथ रखकर कैसा है दोस्त बोलकर काम करो, मैं तुम्हारा अब्बा हूँ, तुम्हारा फादर फिगर हूँ, तो फादर जैसा ही रिस्पेक्ट देना है और फादर जैसा ही ट्रीटमेंट भी देना है। तो इस तरीके से सोइशिरो होंडा जो है, होंडा कंपनी के ओनर, जो होंडा मोटर्स के ओनर जो है बेसिकली, वो पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप को अपनाते हैं। Next is sociocrat style. Now sociocrat attempt to run their organization like a social club. ये लोग ऑर्गेनाइजेशन को एकदम सोशल क्लब की तरह रन करते हैं, एक वार्म और प्लेजेंट सोशल एटमॉस्फेयर देते हैं। फॉर देम इंटरेस्ट ऑफ द सबॉर्डिनेट्स कम्स फर्स्ट एंड देन दैट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इनके लिए यार मेरा एम्प्लॉय खुश होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन तो क्या है चलते रहेगी, मेरे एम्प्लॉयज़ का खुश होना ज़रूरी है। तो एक सोशल क्लब की तरह ये लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। एग्जाम्पल जो है ब्रायन चस्की का है, जो कि फाउंडर और सीईओ है एयरबीएनबी के। डिसीजन मेकिंग इन्होंने डिसेंट्रलाइज किया है, टीम्स के हाथ में पावर दे रखा है। ओपन डायलॉग और कंसेंसस बिल्डिंग, आपसी सहमति से डिसीजन ले सकते हो। एम्प्लॉयज एक्टिवली पार्टिसिपेट इन शेपिंग कंपनीज पॉलिसी। कंपनी को पॉलिसी बनाने का जो काम होता है ना, ये बोलेगा भाई तुम लोग काम कर रहे हो, तुम एम्प्लॉयज़ हो ना, तुम जानो पॉलिसी को बनाने की जिम्मेदारी भी तुम लोगों की है, आपसी सहमति से कंपनी की पॉलिसी को फ्रेम कर दो। तो ये जो एक हैंडसम से इंसान दिख रहे हैं ब्रायन चस्की, जिसका नाम है, जो कि हमारे सोशियोक्रेट लीडर है, एक बहुत ही सोशल क्लब जैसा एनवायरनमेंट इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए क्रिएट किया है। नेक्स्ट आता है न्यूरोक्रेटिक स्टाइल। अब न्यूरोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज हाईली टास्क ओरिएंटेड एंड वांट्स टू गेट द थिंग्स डन एट एनी कॉस्ट। हाईली सेंसिटिव, गेट्स क्विकली अपसेट एट फेलियर्स। ये जो कुछ लोग होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में, काम 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 और काम के लिए पागल होते हैं, वर्कaholic जो अपने आप को बुलाते हैं, तो अल्टीमेटली इनको अगर काम करके नहीं मिले तो फेलियर पे रोना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके की स्टाइल ऑफ लीडरशिप जो होती है वो होती है न्यूरोक्रेटिक स्टाइल। अब इसमें क्या पॉइंट्स नोट करना है, लीडर में भी इमोशनल एंड एसेंट्रिक। लीडर यहाँ पर थोड़े से इमोशनल होते हैं, फेलियर को ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इसीलिए टाइम पर काम करवा कर लेना चाहते हैं। लीडर सबॉर्डिनेट से कंसल्ट नहीं करेंगे डिसीजन मेकिंग में, लीडर अपना डिसीजन खुद लेते हैं। लीडर रिस्पॉन्सिबल है डिसीजन मेकिंग के लिए, लेकिन ही मे शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टू हिज सबॉर्डिनेट्स। यानी कि अगर कुछ गलत होता है
तो बोलेंगे ये मैंने नहीं किया था, ये तो इसने काम किया था। तो इस तरीके के थोड़े से रोतड़ू स्टाइल ऑफ लीडरशिप न्यूरोक्रेटिक स्टाइल होती है। हालांकि आज तक इसके अंदर देने के लिए एग्जाम्पल मेरे पास कुछ इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसा कोई लीडर बताएगा थोड़ी कि मैं रोतड़ू लीडर हूँ, तो डेफिनेटली ऐसा कोई एग्जाम्पल हमें नहीं मिला। नेक्स्ट इज सिचुएशनल स्टाइल ऑफ लीडरशिप। सिचुएशनल स्टाइल पे मैंने अच्छा खासा यहाँ पर लिखा है, लीडरशिप स्टाइल डिफर करती है बेस्ड ऑन सिचुएशन। सिचुएशन के हिसाब से लीडरशिप स्टाइल चेंज होती है। सिंगल लीडरशिप स्टाइल फॉलो नहीं होती है जो कि हर एक सिचुएशन के हिसाब से काम करेगी। लीडर्स अडेप्ट देयर अप्रोच डिपेंडिंग ऑन द टीम एंड सर्कमस्टेंसेस। सिचुएशन और टीम के हिसाब से हमारी लीडरशिप स्टाइल चेंज होगी। नीड फॉर सिचुएशनल लीडरशिप कहाँ जरूरत पड़ती है? नो लीडरशिप स्टाइल फिट्स ऑल सिचुएशन। कोई एक स्टाइल को आप हर सिचुएशन में कॉमन नहीं रख सकते हो। लीडर्स को अपने स्टाइल को एडजस्ट करना पड़ता है। किसके बेसिस पर? किस तरीके का काम है, सबॉर्डिनेट कैसे है और वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, इसके बेसिस पर आप सिचुएशनल स्टाइल ऑफ लीडरशिप अपनाते हो। आप सिचुएशनल स्टाइल ऑफ लीडरशिप में सबसे कॉमन स्टाइल जो अपनाई जाती है वो होती है ऑटोक्रेटिक, कंसल्टेटिव और पार्टिसिपेटिव। तो लीडरशिप, सिचुएशनल लीडरशिप एक मिक्सचर है इन तीनों स्टाइल का, और जैसे नीड होगी उस हिसाब से हम उस स्टाइल को अपनाते हैं। When is autocratic style suitable? ऑटोक्रेटिक स्टाइल कब सूटेबल है? जब क्विक डिसीजंस चाहिए, सबॉर्डिनेट्स को एक्सपीरियंस ना हो और लीडर के पास फुल अथॉरिटी एंड पावर होती है, तो हम ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप को अपनाते हैं। कंसल्टेटिव स्टाइल कब सूटेबल होती है? जहां पर सबॉर्डिनेट्स के सजेशंस वैल्यूएबल होते हैं, एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड एम्प्लॉयज होते हैं हमारे पास में, और डिसीजन मेकिंग में किसी तरीके की घाई हमको नहीं होती है। पार्टिसिपेटिव स्टाइल कब सूटेबल होती है? जहां पर ग्रुप डिसीजन मेकिंग ज़रूरी होता है, एम्प्लॉयज़ जो है स्किल्ड भी है, एक्सपीरियंस भी है, टू अवॉइड अपोजिशन फ्रॉम सबॉर्डिनेट्स। और हम सबॉर्डिनेट से चाहते नहीं कि वो हमको अपोज करे, इसीलिए हम क्या करते हैं, पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप को अपनाते हैं। तो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, लीडरशिप स्टाइल ऑटोक्रेटिक, कंसल्टेटिव, पार्टिसिपेटिव, जनरल इन तीनों के ही कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके एज पर द नीड, नेचर ऑफ वर्क, टाइप ऑफ एम्प्लॉयज, वर्क एनवायरनमेंट, इसके बेसिस पर हम सिचुएशनल स्टाइल ऑफ लीडरशिप को अपनाते हैं। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो है हॉवर्ड शुल्ट्ज, जो कि स्टारबक्स के सीईओ है। इन्होंने सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल को अपनाया है बाय स्टेपिंग बैक इनटू द सीईओ रोल व्हेन स्टारबक्स फेस्ड चैलेंजेस इन 2008। इन्होंने इस लीडरशिप स्टाइल को अपनाया ताकि एंटायर बिजनेस को रीस्ट्रक्चर कर सके और ब्रांड की रेप्यूटेशन को वापस से रीस्टोर कर सके। तो ही इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप विच इज़ नथिंग बट योर सिचुएशनल स्टाइल ऑफ लीडरशिप। तो यहाँ पर जो है बच्चों हमारे स्टाइल ऑफ लीडरशिप कंप्लीट होता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।